हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी कि संवैधानिक संस्थाओं का। वो सभी संस्थाएं जिनका फॉर्मेशन या जिनकी इस्टेब्लिशमेंट संविधान के किसी अनुच्छेद या किसी प्रोविज़न के तहत हो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। इस सीरीज़ में आज हम अध्ययन करेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैग भी कहा जाता है। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण पद है और इससे संबंधित क्वेश्चन एसएससी, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी तक के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके फॉर्मेशन के बारे में। तो संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के अंदर एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग के इस्टेब्लिशमेंट का गठन करता है। संविधान के भाग 5 का अनुच्छेद 148 से 151 कैग के बारे में बताते हैं। जो कैग है वो भारत की पूरी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है और जो पब्लिक फंड है, लोकवित्त है, जनता का जो धन है उसका एक गार्जियन है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको एक बड़ा ही सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑफिसर्स हैं यूनियन गवर्नमेंट के अधीन में उसके तहत एक माना था। ये ऐसे कुछ ऑफिसर्स में से एक हैं या कुछ ऐसे पदों में से एक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत का पूरा सिस्टम है, उसके रक्षकों में से एक हैं, यानी कि उसको गार्ड करने में, प्रोटेक्ट करने में इनका बड़ा मेन रोल है। अब बात करते हैं इसकी अपॉइंटमेंट की। तो कैग है उसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात करें शपथ की तो कैग को शपथ राष्ट्रपति के सम्मुख वो शपथ लेता है और अपनी शपथ में वो संविधान की शपथ लेता है और विधि की मर्यादा को बनाए रखने के लिए और अपने कर्तव्य जो भी उसके ऊपर ड्यूटीज़ है उसका बिना भय और पक्षपात के निर्वहन करने की शपथ लेता है। टेन्योर की बात करें तो टेन्योर का संविधान के अंदर कोई ऐसा वर्णन नहीं है, ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा कैग का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले होगा वो निर्धारित की गई है। अब बात करें इसके टेन्योर से पहले अगर भी कैग अपने पद को छोड़ सकता है, इसके लिए वो अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं। इस अवधि से पहले राष्ट्रपति के द्वारा कैग को हटाया भी जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा उन्हीं ग्राउंड पे, उसी आधार पे कैग को हटाया जा सकता है जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, यानी कि मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, दुर्व्यवहार और अयोग्यता। दुर्व्यवहार को भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट, जितना महत्वपूर्ण ये पद है और जो दायित्व कैग को दिए गए हैं उन दायित्वों को पूरा करने के लिए कैग के पास कुछ स्वतंत्रताएं, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ताकि वो अपने काम को आराम से कर सके बिना किसी भय और पक्षपात के, अनड्यू प्रेशर के। तो बात करें स्वतंत्रता की तो सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यानी कि कार्यकाल की सुरक्षा संविधान ने कैग को प्रोवाइड की है। यानी कि ये बताता है कि कैग को सिर्फ राष्ट्रपति ही अपने पद से हटा सकते हैं और राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं हटा सकते। इसके लिए भी संविधान ने आधार बताए हैं जो ग्राउंड्स हैं, यानी कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, दुर्व्यवहार और अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जा सकता है और जो हटाने की प्रक्रिया बड़ी ही मुश्किल है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आज तक एक भी कैग को उसके पद से नहीं हटाया गया है। एक बार नियुक्त होने के बाद जब कैग रिटायर हो जाते हैं तो उनको दोबारा से उसी पद पे रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, यानी कि पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी कैग वो सरकार के प्रलोभन में आके अपने कर्तव्यों से, अपनी ड्यूटी से डेविएट होके कोई भी ऐसा काम ना करे जो संविधान के विरुद्ध हो। बात करते हैं कैग के जो भी वेतन और भत्ते हैं, सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स हैं, वो संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं और भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज होते हैं, जो कि अनुच्छेद 266 के अधीन बनी हुई एक फंड है। इस पे भारित होने का, चार्ज होने का मतलब ये है कि संसद पे इसमें मतदान नहीं हो सकता और एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद में कैग की जो सर्विसेज की कंडीशन है, सेवा की शर्तें हैं, उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन का अर्थ कि उसके टेन्योर को नहीं घटा सकते, उसकी सैलरी को नहीं घटा सकते और इसके अलावा जो भी उसे वेतन भत्ते मिलते हैं उसको कम नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है ताकि उसके ऊपर अवांछित प्रेशर ना बनाया जा सके। इसके साथ ही उसको सिक्योरिटी में जो उसको सैलरी मिलती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, न्यायाधीश के बराबर। हम फिर से बात करें कि सैलरी इत्यादि वगैरह के बारे में संविधान के अंदर ऐसा कोई
विशेष प्रोविज़न नहीं दिया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए गए हैं और राष्ट्रपति ऐसा संसद के कानून के तहत करता है। और इस विषय में संसद ने कैग सर्विसेज रूल से संबंधित एक एक्ट 1971 भी बनाया है, जो स्लाइड में आप देख सकते हैं। इसके साथ ही कैग के ऑफिस में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सर्विस की जो कंडीशंस होगी, यानी कि क्या क्या उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कंडीशंस रहेंगी, और दूसरा उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर कैग के क्या नियंत्रण रहेगा, कंट्रोल के लिए कैग के पास क्या क्या शक्तियां हैं, ये सब राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। लेकिन ऐसा वो कैग की सलाह के बाद ही करते हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैग के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ या कर्मचारी काम करेंगे उनकी सर्विस की कंडीशंस और कैग का उनके ऊपर क्या कंट्रोल रहेगा, ये निर्धारण करने का अधिकार कैग के पास है, क्योंकि राष्ट्रपति कैग के परामर्श के पश्चात ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, जो भारत का महान्यायवादी है, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, उसके किए गए काम की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी लायबिलिटी कोई भी एक मंत्री या मंत्रिपरिषद नहीं ले सकता। बात करते हैं अनुच्छेद 149 की। अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्यों यानी कि ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। अनुच्छेद 149 के तहत जो कैग की ड्यूटीज़ हैं, इसके अंदर जो भारत की संचित निधि है यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और राज्यों की जो भी संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, अनुच्छेद 266 के अधीन बनी हुई जो ये फंड हैं, इनसे जो भी खर्च होता है उसका ऑडिट ये करता है। इसके साथ ही भारत के और राज्यों के संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, उनकी लोक लेखा निधि, एक जो फंड है जिसको लोक लेखा निधि बोलते हैं, और प्रत्येक भारत की और प्रत्येक राज्य की कंटिजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक निधि, इससे जो भी खर्च होते हैं उसका ऑडिट करने का काम कैग का है। और इसी विषय में जो है कैग ने 1971 में संसद ने एक एक्ट बनाया है। और हालांकि 1976 तक जो कैग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट्स थे उसका ऑडिट करता था, लेकिन 1976 के बाद में केंद्र सरकार संसद ने इसमें कानून बना के कैग से अधिकार ले लिया है। अब फिर से इसके बाद देखते हैं भारत का जो भी कंसोलिडेटेड फंड है, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड, और सार्वजनिक खाते यानी कि जो पब्लिक फंड है, उससे जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी एक्सपेंस होता है उसको ऑडिट करता है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिनके पास अपना विधानमंडल है, इसके अंदर दिल्ली और पुडुचेरी आते हैं, उनके समेकित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड और सार्वजनिक खाता यानी कि पब्लिक फंड का ऑडिट ये करता है। आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड वो है वो जिसको केंद्र सरकार के स्तर पे राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रीय राज्य स्तर के ऊपर उसका गठन किया जाता है। वो ऐसी स्थिति के लिए जब भी राज्यपाल या राष्ट्रपति को लगे कि ऐसी कोई कंटिजेंसी या आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके लिए धन की आवश्यकता है वो। और इसके अलावा जो समेकित निधि और जो सार्वजनिक निधि है, पब्लिक फंड है, उसको अनुच्छेद 266 के तहत बनाया गया है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है हर स्टेट की, उसके द्वारा जो भी प्राप्तियाँ यानी कि रिसीट होती हैं और जो भी वो एक्सपेंडिचर है उसको ऑडिट करते हैं। इसको ऑडिट करने के बाद वो ये बात इंश्योर करता है कि एक्सपेंडिचर और रिसीट के बारे में यानी कि खर्च और आमदनी के बारे में जो भी रूल और प्रोसेस अपनाई गई हैं वो इस तरीके से अपनाई गई हैं ताकि धन का जो है मिनिमम व्यय हो, धन वेस्ट ना जाए और ऑप्टिमम रूप से उसका संग्रह किया जा सके। इसके अलावा राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा जब उससे कैग को कोई भी रिक्वेस्ट की जाती है किसी और बॉडी का इस्टेब्लिशमेंट के खातों का ऑडिट करने के लिए अकाउंट्स का, तो वो काम भी करता है। इसके अलावा जैसे कि जब राज्यपाल के द्वारा जो लोकल बॉडीज़ है, पंचायत और नगर पालिकाएँ हैं, इनके बारे में वो ऑडिट कर सकता है। इसके अलावा जो भी ऐसी गवर्नमेंट बॉडी, ऐसी कोई भी बॉडी या इस्टेब्लिशमेंट है, निकाय या प्राधिकरण जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से फाइनेंस्ड है यानी कि केंद्र या राज्य सरकार उनको पैसा देती है। इसके अलावा जो भी सरकारी कंपनियां हैं। तीसरा, अगर कोई भी कॉरपोरेशन है या कोई ऐसी बॉडी है जो किसी कानून के तहत ऐसा बोले, तो इन सब बॉडीज़ की जो भी है ऑडिट करना वो कैग का कार्य है। अब बात करते हैं कि उसकी सलाहकारी प्रवृत्ति की एडवाइजरी रोल क्या है।
कैग जो है राष्ट्रपति को इस मामले में अपनी एडवाइस देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके जो अकाउंट है उनको किस फॉर्म में रखा जाए ताकि अकाउंटिंग मेथड जो है वो ईजी हो, इस बारे में वो सलाह देता है। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को के जो भी अकाउंट्स हैं उनके ऑडिट की रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति के साथ इस रिपोर्ट में उनके द्वारा की गई रिकमेंडेशंस होती हैं। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को सदन में रखवाते हैं और जो रिपोर्ट स्टेट की होती हैं, राज्यों की, इस रिपोर्ट को वो राज्यपाल को सौंपते हैं और राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानसभा या विधानमंडल में रखवाते हैं। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य अनुच्छेद 279 के अंदर है। अनुच्छेद 279 के तहत कैग इस बात को सर्टिफाई करता है यानी कि निर्धारित करता है कि किसी भी टैक्स की नेट रिसीट क्या है, यानी कि निवल प्राप्ति क्या है। नेट रिसिप्ट का मतलब ये है कि जब भी कोई टैक्स को कलेक्ट किया जाता है तो उस टैक्स को कलेक्ट करने के बाद में वो खर्च घटाया जाता है जो उस टैक्स को कलेक्ट करने में लगा है, यानी कि उसके कर्मचारियों का व्यय है या उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, यानी कि जो भी खर्च टैक्स को कलेक्ट करने में लगता है सरकार का, उस खर्च को टैक्स में से यानी कि रेवेन्यू में से निकालने के बाद जो भी बचता है उसे नेट रिसीट बोलते हैं। और नेट रिसीट का निवल प्राप्ति का सर्टिफिकेट कैग देता है अनुच्छेद 279 के तहत, 279 के तहत। और कैग का जो सर्टिफिकेट है नेट रिसीट के मामले में वो फाइनल है। अब बात करते हैं कि वह स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट है उनको भी मेंटेन या मैनेज करता है। इससे पहले वो, जैसे हमने पहले बात की कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट को भी मैनेज करता था, लेकिन 1976 में एक एक्ट के द्वारा संसद ने उसे इस कार्य से मुक्त कर दिया है। अब बात करते हैं कि एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो कैग है वो संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति का एक फ्रेंड है, मित्र, दार्शनिक, फिलोसफर और एक गाइड के रूप में काम करता है। जो भी सिफारिशें कैग के द्वारा की जाती हैं उन्हीं सिफारिशों की लाइट में, उन्हीं सिफारिशों के प्रकाश में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है और अपनी जो रिकमेंडेशंस है वो पार्लियामेंट के सामने रखती है। 3 रिपोर्ट जो है वो कैग राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। इसमें है विनियोग खातों पर यानी कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे ऑडिट रिपोर्ट, वित्त खाते पर, फाइनेंस अकाउंट पे ऑडिट रिपोर्ट और पब्लिक अंडरटेकिंग जो है उसके ऊपर ऑडिट की रिपोर्ट। 3 रिपोर्ट कैग देता है, विनियोग खातों पर यानी कि एप्रोप्रिएट अकाउंट पे, वित्त खाते फाइनेंस अकाउंट पे, और तीसरा पब्लिक अंडरटेकिंग पे जो भी अकाउंट है उन पे ऑडिट की रिपोर्ट सौंपी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा कैग को। राष्ट्रपति इन दोनों रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाता है, राज्यसभा और लोकसभा में। जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पब्लिक अकाउंट है, पहले 2 जो खाते हैं उनके ऊपर जो कैग की रिपोर्ट है उसको एग्जामिन करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, और जो तीसरी है वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन नहीं करती। अब बात करते हैं इसके रोल की। तो कैग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि देश के जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, वित्तीय प्रशासन में संविधान ने जो भी ड्यूटीज इसके ऊपर49 है अनुच्छेद 149 से 51 तक, ये उसको फुलफिल करता है। यानी कि ये इस बात को असरटेन सुनिश्चित करता है कि जो भी धन है यानी कि पब्लिक फंड है, रेवेन्यू टैक्स है, उसको सही तरीके से कलेक्ट किया गया है या नहीं, उस टैक्स को कलेक्ट करने में कम से कम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो और उस धन का बिल्कुल सही तरीके से उपयोग किया जाए। तो ये ड्यूटी कैग की है। दूसरा, कैग सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये किसी सरकार के लिए या मंत्रिपरिषद के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। दूसरा, अपनी रिपोर्ट्स के द्वारा कैग जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, उसकी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स करता है। भूतकाल में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य है जो कैग के बड़े चर्चा में रहे हैं, जैसे कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स कैम है उसके उद्घाटन में जो तत्कालीन कैग थे उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात करते हैं कुछ लिमिट्स के बारे में, यानी कि कुछ ऐसी सीमाएं हैं जो संविधान के प्रावधान के अनुसार कैग के ऊपर हैं। सबसे पहला है कि कैग के पास जो एक्सपेंस है उसमें ज़्यादा पावर है बजाय रिसीट के। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि कैग जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो टैक्स का तरीका है लेने का, कितना टैक्स लगेगा कितना नहीं, यानी कि सरकार के पास जो इनकम है उसके ऊपर कंट्रोल करने की कैग के पास ज़्यादा पावर नहीं है बजाय एक्सपेंस के। हालांकि जो एक्सपेंस है सरकार ने खर्च किया है
उसके बारे में कैग ज़्यादा टीका टिप्पणी कर सकता है, लेकिन जो आमदनी रिसीट पार्ट है उसके लिए नहीं। जो सीक्रेट एक्सपेंडिचर है, गुप्त व्यय, उसमें कैग के पास बड़ी लिमिटेड पावर है, जैसे कि देश की फॉरेन पॉलिसी के नाम पे या डिफेंस के नाम पे, रिसर्च के नाम पे, आर्म फोर्सेस हैं, डीआरडीओ है, न्यूक्लियर, और जो आरएनएडब्ल्यू जो विदेश में हमारी खुफिया एजेंसी है इत्यादि, कुछ के बारे में कैग के पास बड़ी ही लिमिटेड पावर है। लेकिन कैग जो है इसके बारे में सरकार से एफिडेविट ले सकता है कि इस धन को सही तरीके से यूज़ किया होगा। इसके अलावा जो कैग है, जब आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, कैग सिर्फ ये चीज़ नहीं देखता कि जो पब्लिक फंड या धन है वो सही तरीके से उसको कलेक्ट किया गया है या नहीं, सही जिस अधिकारी के द्वारा उसको खर्च किया जाना था उस अधिकारी के द्वारा खर्च किया गया है या नहीं। इसके साथ ही जिस काम के लिए उस धन को खर्च किया जाना था क्या उसी काम के लिए खर्च किया गया है। तीसरा, उस धन को खर्च करने में क्या उसमें कोई फिजूल खर्ची तो नहीं हुई है, यानी कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो वो अपनी सिफारिश अपनी रिपोर्ट में देता है, और इस रिपोर्ट के आधार पर जो संसद है वो कार्यपालिका की भूमिका तय करती है। हालांकि इंग्लैंड के साथ अगर हम लोग भारत के कैग की तुलना करें, क्योंकि जहाँ से हम लोगों ने इस पद को लिया है, तो इंग्लैंड के अंदर जो है कैग के पास ज़्यादा वाइडर पावर है, ज़्यादा शक्तियाँ हैं। इंग्लैंड में जो कैग है वो कंट्रोलर की भूमिका निभाता है, यानी कि नियंत्रक की। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव है इंग्लैंड में वो, यानी कि इंग्लैंड में कैग की अनुमति के बिना कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो धन नहीं निकाल सकती। लेकिन भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। भारत के अंदर जो कैग है वो एक जनरली पोस्टमार्टम बॉडी की तरह काम करता है। जब कार्यपालिका किसी धन को खर्च कर चुकी होती है तब कैग उसके बारे में टिप्पणी करता है। 3 तरीके की गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, यानी कि संस्थाएं हैं जो कैग के ऑडिट की श्रेणी में आती है। सबसे पहली वो बॉडीज़ हैं, वो संस्थाएं हैं जिनका ऑडिट कैग के द्वारा किया जाता है, जैसे कि दामोदर गैस वैली है या ओएनजीसी है। इनका ऑडिट कैग करता है और वो रिपोर्ट सरकार को सौंपता है। दूसरी है ऐसी बॉडीज़ जो जिनका ऑडिट प्राइवेट कंपनीज करती हैं, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी को अपॉइंट जो किया जाता है वो कैग की रिकमेंडेशन के बाद ही किया जाता है। इसके अंदर आपकी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन आ जाती है, और कैग इन बॉडीज़ का कॉम्प्लीमेंट्री या ज़रूरत पड़ने पर जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑडिट है वो कर सकता है फिर से। तीसरी, निजी कंपनी जो ऑडिटर के द्वारा ऑडिट की जाने वाली कुछ संस्थाएं हैं, कैग की उसके बारे में बड़ी सीमित भूमिका है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC हुई। तो ये हमारा कैग के बारे में था। इससे आगे जो टॉपिक होगा वो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद में कैग से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होंगे आप उनको टैकल कर पाएंगे। थैंक यू।